Class 9. This is the revision clip of History, Chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. In this chapter, you had read these points: social change, एज ऑफ सोशल चेंज होगा, यहाँ पे एज ही लिखना था. द रशियन रिवॉल्यूशन, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 और ब्लडी संडे, फरवरी रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन, स्टालिनिज्म एंड कॉमिंटर्न है. तो ये सारे पॉइंट्स को एक एक करके हम रिपीट कर दे रहे हैं. सबसे पहले एज ऑफ सोशल चेंज में देखते हैं कि यूरोप के अंदर तीन तरह के ऐसे ग्रुप बने जो समाज में बदलाव चाहते थे: लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स का. इन तीनों के बारे में हम बताते थे कि लिबरल्स जो था एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की डिमांड करता था, रेडिकल्स मेजॉरिटी के आधार पर गवर्नमेंट का डिमांड करता था और कंजर्वेटिव किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते थे. फिर इन सबसे अलग 18th सेंचुरीज़ में यूरोप में इंडस्ट्रियल सोसाइटी का निर्माण हुआ, जिसमें जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल लेबर एक सोसाइटी का निर्माण किए. फिर हमने देखा कि यूरोप में सोशलिज्म आया कैसे. यूरोप के अंदर जितने भी सोशलिस्ट थे उनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सारी बुराइयों का जड़ है. उसी चीज़ को देखते हुए तीन रूप फॉर्म से सोशलिज्म यूरोप में आया. पहला कोऑपरेटिव फॉर्म से, दूसरा कोऑपरेटिव विद गवर्नमेंट के फॉर्म से और तीसरा कम्युनिस्ट सोसाइटी में. इसमें रॉबर्ट ओवेन के बारे में पढ़ा, इसमें लुइस ब्लॉक का पढ़ा एंड इसमें पढ़े फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स का. सब सोसाइटी को एक्सप्लेन किया गया था क्लिप में. फिर हम देखे थे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, यानी इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के सोशलिस्ट थॉट को सपोर्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल. और हर कंट्री में वर्कर्स का अपना अपना पार्टी बनने लगा. ऐसा लेबर पार्टी था, डेमोक्रेटिक पार्टी था ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में. फिर दूसरा टॉपिक पे चलते हैं. दूसरा है द रशियन रिवॉल्यूशन. रशियन रिवॉल्यूशन में हमने क्या देखा कि रशियन एम्पायर में जो आज प्रेजेंट डे के बहुत सारे कंट्री को कंबाइन किए हुए हैं और जार निकोलस II वहाँ का रूलर था और वहाँ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी धर्म अपनाई जाती थी. उसके बावजूद और भी बहुत सारे धर्म थे. तो रसिया का जो सोसाइटी था वो मेन रूप से दो ही भाग में था, पीजेंट्स और वर्कर्स का. इन दोनों के अलावा एक प्रिविलेज क्लास भी था. तो पीजेंट्स की हम संख्या देखे थे कि पीजेंट वास्तविक मालिक नहीं होता था बल्कि इसके ज़मीन का मालिक चर्च द्वारा का क्रॉन होता था या नोबेल. वर्कर्स का हमने देखे कि वर्कर्स को भी बांट दिया गया था स्किल के आधार पे, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड. फिर इकोनॉमी में गए तो देखे रसिया का मेन इकोनॉमी है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सिर्फ यहाँ थी, आयरन, स्टील और रेलवे. फिर उसके बाद आते हैं कि रसिया के अंदर सोशलिज्म कैसे आई. तो रसिया के अंदर 1914 से पहले पॉलिटिकल पार्टी बनाना इलीगल था, बट उसके बाद भी वर्करों के सपोर्ट के लिए जो कार्ल मार्क्स के आइडिया को सपोर्ट करते थे ये पार्टी बनी 1898 में, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. और किसानों को सपोर्ट करने के लिए ये पार्टी बनी 1900 में, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज पार्टी. और यही पार्टी आगे चल के मतभेद के कारण दो पार्ट में बटा, बोल्शेविक और मेंशेविक. बोल्शेविक का सपोर्टर लेनिन, मेंशेविक का सपोर्टर अलेक्जेंडर केरेंस्की. और दोनों का अपना अपना थॉट था इस पार्टी को लेकर. फिर हम क्या देखें, रसिया के अंदर 1905 में रिवॉल्यूशन हुआ जिसे ब्लडी संडे का नाम दिया. और इस रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण था कि रशियन असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स का जो ग्रुप था उसमें से 4 वर्कर इसके मेंबर थे और उस मेंबर को इस इंडस्ट्रीज से यानी आयरन प्यूटिली बॉर्ग से निकाल दिया गया. तो इन लोगों के सपोर्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ. इन लोगों ने प्रोसेसन किया और उसको लीड किया फादर के पॉन. और जब ये विंटर पैलेस की ओर गए तो वहाँ पे फायरिंग हुआ जिसकी वजह से 300 लोग घायल हुए, 100 मारा गया. उसी घटना को ब्लडी संडे कहा गया. इस घटना को देखते हुए ही जार ने एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाने का ऑर्डर दिया जिसे ड्यूमा कहा गया. फिर हम देखें वर्ल्ड वार फर्स्ट का कि जो 1914 to 18 के बीच में चला. इसमें क्या देखें कि दो कंट्री एक दूसरे से फाइट कर रहा था. कंट्री का ग्रुप, एक तरफ एलाइस, दूसरी तरफ सेंट्रल पावर. यानी एलाइस वाले हिस्से में जर्मनी, ऑस्ट्रिया कुछ करके था, उसी तरह सेंट्रल पावर में एक तरफ रसिया था. तो रसिया और जर्मनी एक दूसरे से फाइट कर रही थी. तो इस युद्ध में भाग लेने की वजह से रसिया को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ. यहाँ तक कि अपना शहर जो था पीटर्सबर्ग, उसका नाम बदल के पेट्रोग्राद रखा. जर्मनी की उसकी वाइफ थी अलेक्जेंड्रा, उसका भी इफेक्ट पड़ा लोगों पे. और 17 मिलियन से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुए और डिस्ट्रक्शन इतना हुआ कि यहाँ का इंडस्ट्री जिसकी वजह से बर्बाद हो गया.
फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में हमने क्या देखा कि जब ये पेट्रोग्राद शहर बसाई जा रही थी 1917 में, तो इसके बीचों बीच नेवा नदी गुजरती थी, जिसको राइट और लेफ्ट में बांट दिया गया। एक तरफ फैशनेबल बिल्डिंग्स बड़े लोगों का, एक तरफ वर्कर्स और पीजेंट्स का, जिसकी वजह से इसमें भी रिवॉल्यूशन हुआ। और जब ठंड पड़ी, फूड शॉर्टेज हुआ युद्ध के वजह से, तो ये जो वर्कर्स लोग थे इन्होंने क्या किया, जो फैक्ट्री का सेंटर था नेवस्की प्रोस्पेक्ट, उसको घेर लिया। पुलिस को फायरिंग का ऑर्डर दिया। एक दिन 2 दिन ये लोग वापस भागे भी, बट बाद में सोल्जर भी इसमें शामिल हो गया। तो सोल्जर और ये वर्कर्स और फिर ड्यूमा के जो मेंबर थे, क्योंकि ड्यूमा को 25 फरवरी को सस्पेंड कर दिया गया, इन तीनों ने मिल करके सोवियत बनाया और उसी सोवियत को कहा गया पेट्रोग्राद सोवियत। जार जब रिजाइन किया 3 मार्च को, तो इन तीनों ने मिल करके क्या किया, एक गवर्नमेंट बनाया और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया पूरे रशिया के लिए, जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहा गया। फिर आते हैं, जब ये रिवॉल्यूशन हुआ तो लेनिन वापस आया। जब लेनिन वापस आया तो उसने 3 डिमांड रख दिया कि बैंक बंद करो, बैंक को नेशनलाइज करो, युद्ध बंद करो और किसानों को ज़मीन दो, जिसको अप्रैल थीसिस का नाम दिया गया। फिर चलते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन में। अक्टूबर रिवॉल्यूशन में हमने क्या देखा कि लेनिन के सपोर्ट में एक पार्टी बनी, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरीज कमेटी, जिसका मेंबर बना दिया, हेड बना दिया लियोन ट्रोट्स्की को। और दूसरी तरफ केरेंस्की की सरकार थी। इन दोनों के बीच में मतभेद होता है और ये लेनिन का जो सपोर्टर रहता है बोल्शेविक, ये मॉस्को को और पेट्रोग्राद को सीज करने में सफल हो जाता है और इस वजह से पूरी से पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो सरकार था वो गिर जाता है और बोल्शेविक शासन करना शुरू करती है। तो जब ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन होता है और बोल्शेविक शासन करती है, तो इस अक्टूबर रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इस अक्टूबर रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, बैंक नेशनलाइज होती है, किसानों को ज़मीन मिल जाती है, युद्ध बंद हो जाता है, बहुत से इम्पैक्ट होते हैं जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसी अक्टूबर रिवॉल्यूशन का नतीजा होता है सिविल वार, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। सिविल वार के समय में क्या देखें कि 3 ग्रुप बन गया था पूरे रशिया में, रेड्स बोल्शेविक का, ग्रीन्स सोशलिस्ट का और वाइट्स हो गया प्रोजारिस्ट का। और इन तीनों ने मिलकर क्या किया, पूरे कंट्री के अंदर बैंडेट्री मतलब लूटपाट, फेमाइन जैसे सिचुएशन क्रिएट कर दी, जिसको सिविल वार का नाम दिया गया। लेनिन इसको हैंडल करने में सफल रहा। फिर उसके बाद आते हैं इम्पैक्ट पे, सेंट्रलाइज्ड प्लान पे, कि यहाँ के इकोनॉमिक सुधारने के लिए 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया 1927 टू 1938 के बीच में 2 बार। इंडस्ट्री में 100% इम्प्रूवमेंट हुआ, बट वर्करों की स्थिति में डाउनफॉल आया। वर्करों की स्थिति को सुधारने के लिए उनके लिए यूनिवर्सिटी में दाखिले की व्यवस्था, औरतों के लिए क्रेचेज वगैरह खोली गई थी। फिर हमने देखा स्टालिनिज्म, जब लेनिन मरा और स्टालिन लीडर बना तो उस समय क्या हुआ, फूड शॉर्टेज हुई 1928 में। तो इसने रीज़न दिया कि किसान क्या कर रहे हैं, भोजन को स्टॉप कर ले रहे हैं, या किसान छोटे छोटे ज़मीन पे कर रहे हैं, इसलिए फसल की कमी हो रही है। तो उसने क्या किया, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अपना एक टर्म दिया कलेक्टिविजेशन, यानी किसानों से ज़मीन वापस ले करके और उसको एक कलेक्शन में खेती करवाना। बट ये सफल नहीं हुआ, क्योंकि किसानों ने क्या किया, इसका विरोध किया इनडायरेक्ट वे में, अपने फसलों को बर्बाद करके, जानवरों को मार करके, जिसकी वजह से 1933 में रसिया में फेमाइन आया और 4 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए। और इसी तरह से कम्युनिस्ट सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे बोल्शेविक वालों ने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसे कॉमिंटर्न कहा गया। और इस कॉमिंटर्न ने क्या किया, दूसरे कंट्रीज़ में बोल्शेविक और कम्युनिस्ट सोसाइटी जैसे थॉट को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। तो ये था हिस्ट्री का चैप्टर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। और ये रहा इस चैप्टर का क्वेश्चंस, जैसा यहाँ पर देख रहे हैं आप। इस पेज में 22 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। इस पेज में फिर देखिए 23 से 42 तक है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। दैट्स ऑल।